आज हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आज सारे टॉपिक्स तो इस वीडियो में नहीं होंगे, बाकी 2 वीडियो और आएंगे इसके अलावा। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, उसके अलावा एसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या क्या होते हैं ये है, और डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। उसके बाद हम बात करेंगे कंडीशन एंड वारंटी, और फिर बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एंड एम्प्टर एंड राइट्स क्या क्या है अनपेड सेलर के, और उसके अलावा बात करेंगे डिलीवरी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो वन हम सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो हमने जो पहला वीडियो था उसमें हमने बात कर ली कि इसका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की क्या एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, उसके बारे में बात की थी। तो जो अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो 1 जुलाई 1930 को कमेंस हुआ था और पूरे भारत में लागू हो गया था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट हमने फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में कि इसका फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का क्या डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन पढ़ी थी। उसके बाद में हमने बात की है एसेंशियल क्या क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के, 2 पार्टीज होना ज़रूरी है, फिर ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप होगा, फिर गुड्स होना ज़रूरी है, कंसीडरेशन भी होगा वो भी प्राइस में, और कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो राइटिंग में हो सकता है या फिर बाय ऑरली हो सकता है, और एसेंशियल एलिमेंट होंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। तो ये हमने सारा पिछले वीडियो में कंप्लीट बात की थी इसके बारे में। आज हम बात करते हैं गुड्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि गुड्स क्या होता है। तो गुड्स का जो सेल ऑफ गुड्स में मीनिंग दी हुई है कि गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स। मतलब गुड्स में वो सारी मूवेबल चल संपत्ति होती है जिसमें स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, घास वगैरह होगी, ग्रोइंग क्रॉप्स है उगती हुई फसल है, वो भी सब शामिल है, एंड थिंग अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। अब मान लो जो भी इनसे संबंधित हैं वो अगर भूमि से संबंधित है, उगी हुई है, जिनको हम अलग कर सकते हैं, तो भी हम इसका पार्ट गुड्स का पार्ट मानेंगे। ठीक है, बट इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, बट नॉट इंक्लूडेड, जिसमें एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, जो अभी चलन में करेंसी है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, बट गुड्स में क्या है कि मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ में क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों टाइप्स की हो सकती है। टेंजिबल कैसे होगी, जैसे कोई भी ऐसा आइटम है जिसे आप छू सकते हो या टच कर सकते हो, तो उसको अपन टेंजिबल बोलते हैं। और इंटेंजिबल में क्या होगा कि वो दिखती नहीं है बट होती है, कैसे, जैसे गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, तो वो भी क्या होगा गुड्स में शामिल होगा। ठीक है, तो ये होगी गुड्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गुड्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो गुड्स को मुख्य रूप से 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहला होता है एग्जिस्टिंग गुड्स, दूसरा होता है फ्यूचर गुड्स, और तीसरा होता है कंटिजेंट गुड्स। पहले हम बात करते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होता है। एग्जिस्टिंग गुड्स का मीनिंग होता है गुड्स विच आर फिजिकली इन एग्जिस्टेंस एंड विच आर इन सेलर्स ओनरशिप और पोजेसन। मतलब जो अभी सेलर के पास में जिस गुड्स की ओनरशिप हो या पोजेसन में हो, उसको अपन क्या मानते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स मानते हैं। ठीक है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो उस टाइम सेलर की उसमें या तो ओनरशिप होनी चाहिए या उसकी पोजेसन होना उस गुड्स पे ज़रूरी है। ठीक है, उसी को हम एग्जिस्टिंग गुड्स मानेंगे। फर्दर हम अगर बात करें तो एग्जिस्टिंग गुड्स को भी 3 टाइप्स में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है स्पेसिफिक गुड्स, सेकंड होता है एसर्टेन गुड्स, और थर्ड होता है अनएसर्टेन गुड्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर गुड्स की। तो गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मान लो आज आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया एग्रीमेंट का, और अगर कल भी वो वस्तु निर्माण हो रही है, आज आपके पास में उसकी न तो ऑनरशिप है न ही पोजीशन है, आज आपके पास में वस्तु नहीं है, कल अगर मान लो उसका निर्माण हो रहा है, पूरी प्रिपेयर हो रही है, फिर भी अपन उसको क्या मानते हैं, फ्यूचर गुड्स मानते हैं। ठीक है,
जैसे ए एग्री टू सेल टू बी ऑल द मिल्क दैट हिज काउ मे यील्ड ड्यूरिंग द कमिंग ईयर, मतलब पूरे साल का ये एग्रीमेंट किया है कि जो भी गाय दूध देगी वो मैं आपको दूंगा, ठीक है, जो भी प्राइस तय हो गई उसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटिजेंट गुड्स। दो ए टाइप ऑफ फ्यूचर गुड्स, दीज आर द गुड्स एक्वाइजेंशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन ए कंटिजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन। इसमें क्या होगा कि कंटिजेंट गुड्स होते हैं वो किसी न किसी कोलेटरल इवेंट पे डिपेंड करते हैं कि जो भी इवेंट है वो हैपन और नॉट हैपन पे डिपेंड करता है कि वो गुड्स देगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल के द्वारा बात करते हैं कि ए एग्री टू सेल टू बी ए स्पेसिफिक रेयर पेंटिंग प्रोवाइडेड ही इज़ एबल टू परचेज इट फ्रॉम प्रेजेंट ऑनर, दिस इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ कंटिजेंट गुड्स। अब मान लो कोई इस टाइप की स्पेशल मेडिसिन है जो रेयर मेडिसिन है और हर जगह नहीं मिलती है, तो उस टाइप का अगर मान लो आपने मेडिकल वाले ने या कोई कंपनी वाले ने एग्रीमेंट किया है कि अगर वो मुझे मिल जाती है या मुझे इसका पेटेंट मिल जाता है तो मैं आपको वो दवाई प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से कैसे कंटिजेंट गुड्स का एग्जांपल हो गया। अब जैसे मान लो कोई इस टाइप का शिप है कि इंग्लैंड से आ रहा है, सेलर के पास माल आ रहा है और वो बोलता है कि अगर माल वो मेरे पास में आ जाता है तो मैं आपको गुड्स इस रेट में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इस टाइप का भी गुड्स क्या होगा, कंटिजेंट गुड्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेल क्या होती है और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। तो वेयर द सेलर ट्रांसफ़र द ओनरशिप राइट्स टू द बायर इमीडिएटली ऑन मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो मान लो इमीडिएटली सेलर होता है वो अपनी ओनरशिप उसको बायर को ट्रांसफ़र कर देता है, तो अपन उसको क्या मानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जबकि वेयर द ओनरशिप राइट आर टू पास ऑन सम फ्यूचर डेट अपॉन द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन देन इट इज़ कॉल्ड एन एग्रीमेंट टू सेल। मान लो आपने कोई कार है वो क्रेडिट सेल पे ख़रीदी है या आपने बुकिंग की है अभी कि भाई अभी मेरी कार ये है बुकिंग कर दो, शोरूम वाले ने बोला है सर अभी तो आपको कार नहीं मिलेगी, अभी 15 दिन बाद में लेके जाना। तो ये क्या हो जाएगा, एक एग्रीमेंट टू सेल हो गया, ठीक है। देखो एग्रीमेंट टू सेल के बारे में बात करते हैं। और इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वेयर द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टेक प्लेस एट ए फ्यूचर डेट, मतलब ये एग्रीमेंट होगा वो फ्यूचर डेट में होगा, ठीक है। और सब्जेक्ट मैटर है वो भी एग्जिस्टेंस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो उसमें कोई कंडीशन भी दे रखी है कि आप पैसे दोगे तब आपको माल मिल जाएगा, तो भी एक तरीके से क्या हो जाएगा, फ्यूचर डेट का एग्रीमेंट हो गया। ये हमने शोरूम वाला एग्जांपल पढ़ा ही है कि आप मान लो कार बुकिंग करवा के आते हो और शोरूम वाला बोलता है कि आप 15 दिन में कार लेके चले जाना और आपका जो भी पेमेंट है वो जमा करवा देना। नेक्स्ट हम डिफरेंस पढ़ते हैं सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सेल क्या होगी, इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर द ओनरशिप इन द गुड्स ट्रांसफर्ड बाय द सेलर टू द बायर इमीडिएटली। मान लो सेलर से बायर को इमीडिएटली अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है गुड्स की तो वो क्या माना जाता है, सेल मानी जाती है। अब जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है तो उसमें पेमेंट मान लो अभी प्राप्त हो रहा है या क्रेडिट सेल पे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे ए सेल CGM मोटर बाइक साइकिल है बी फॉर ₹10,000, इट इज़ ए सेल सिंस द ओनरशिप ऑफ द मोटरसाइकिल हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी। सेल कब मानते हैं उसको, जब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। देखो हम इसमें डिफरेंस पढ़ते हैं कि सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है। पहला हो गया कि ऑनरशिप अगर हाथों हाथ ट्रांसफ़र हो जाए तो अपन उसको क्या मानते हैं, सेल। जबकि ऑनरशिप अभी तक सेलर के पास नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से एग्रीमेंट टू सेल। दूसरा है सेल में क्या मानते हैं अपन, ये क्या है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दोनों ने अपने दायित्व फुलफिल कर दिए हैं। जबकि जो एग्रीमेंट टू सेल होता है वो क्या होता है, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट है कि अभी तक या तो दोनों पार्टी ने अपने जो भी ये लाइबिलिटी है फुलफिल नहीं की है। थर्ड है अगर कोई भी रिस्क होती है तो सेल में किसकी रहेगी, सेल करने के बाद में बायर की रिस्क रहती है।
जबकि एग्रीमेंट टू सेल में अभी तक ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है, इसलिए रिस्क भी किसकी रहेगी, सेलर की रहेगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि सेल में क्या होता है कि सेलर अब वापस अगर मान लो बायर वहीं पे माल रख के चला जाता है तो भी सेलर उसको वापस रीसेल नहीं कर सकता है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में क्या है कि सेलर कैन सेल गुड्स टू थर्ड पार्टी, मान लो उसको लग रहा है कि बायर अब खरीदने वाला नहीं है तो वो गुड्स को वापस थर्ड पार्टी को भी बेच सकता है। सेल में क्या होगा, गुड्स होगा, उसका टाइप्स होगा या तो एग्जिस्टिंग या स्पेसिफिक गुड्स होगा। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर या अनसर्टेन गुड्स भी हो सकता है या होता है, ठीक है, या फिर एग्जिस्टिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट ये एग्जांपल दिया हुआ है कि कार बेचने का एग्रीमेंट करता है 80,000 रुपये में और ऑनरशिप ट्रांसफ़र कब करता है, 31 मार्च को। और कार कब रजिस्टर होती है, ये होती है 31 मार्च को ही। और एग्रीमेंट कब होगा, 1 मार्च को। तो अपन 1 मार्च को क्या मानेंगे, एग्रीमेंट टू सेल, और 31 मार्च को क्या हो जाएगी, ये सेल मानेंगे हम इसको, ठीक है। ये देखो इसके और दो दिए हुए डिफरेंस। पहला क्या होता है कि ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट सेलर कैन स्यू फॉर द प्राइस ऑफ द गुड्स। तो मान लो कॉन्ट्रैक्ट को भंग कर रहा है बायर, तो सेलर क्या है, प्राइस के लिए मांग भी कर सकता है, वाद दायर भी कर सकता है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में ओनली वो डैमेजेस मांग सकता है सेलर, न कि फुल प्राइस, क्योंकि अभी तक ओनरशिप किसके पास में है, सेलर के पास में ही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द सेलर इज़ ओनली एंटाइटल टू द रिलेटेबल्स डिविडेंड ऑफ द प्राइस ड्यू इफ द बायर बिकम इंसॉल्वेंट। तो मान लो इंसॉल्वेंट हो जाता है बायर, तो जो भी उसकी प्राइस होगी और मान लो जितना बायर से मिल सकता है उतना ले सकता है। जबकि एग्रीमेंट में सेल में क्या होगा, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सेलर मना कर सकता है आइटम देने से, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या होंगे टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफ़र करने के। तो इसके ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला होता है बिल ऑफ लेडिंग, जैसे आपने माल यहाँ से रवाना कर दिया उसका बिल हो गया। दूसरा डॉक वारंट, इसका मतलब होता है कि आपने जो भी बंदरगाह लोड किया है अपना माल, उसका वारंट हो सकता है। थर्ड होता है वेयर हाउस में अगर माल रखवा रखा है तो उसका सर्टिफिकेट हो सकता है, या फिर वार फिंगर सर्टिफिकेट हो सकता है, या फिर आपने मान लो रेलवे से या पाली से आपने मुंबई माल भेजा है तो उसकी रेलवे रिसिप्ट हो सकती है, या फिर वारंट या ऑर्डर फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये भी हो सकता है, वारंट हो सकता है। आज हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का जो भी सेकंड पार्ट था उसके बारे में बात की है कि एसेंशियल एलिमेंट तो पहले पढ़ लिए था। आज हमने डिफरेंस पढ़े हैं सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल में। उसके अलावा गुड्स क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसके बारे में भी बात की है, ठीक है। और कंडीशन एंड वारंटी का आपके ऑलरेडी टॉपिक अपलोड हो चुका है। अब आपको बाकी रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर, राइट ऑफ अनपेड सेलर एंड डिलीवरी के क्या क्या रूल्स होंगे, ठीक है। वो भी हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे वीडियो, ठीक है। अगर कोई भी बात इसमें आपको समझ में नहीं आए तो आप उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।